गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज से बहुत साल पहले यानी 1970 या 1978 की बात है। एग्जैक्टली मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, शायद 1977 था। अमृतसर में निरंकारी बाबे का सम्मेलन हो रहा था। बहुत लोग थे आए हुए, हजारों की तादाद में। और अपने सामने बहुत बड़ी भीड़ देख के ना बाबे को पता नहीं क्या नशा सा छाया और उसने सिख गुरुओं के शान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सम्मेलन 2-3 दिन चलना था। जब वहां की सिख संगत ने यह सुना तो वो इरिटेट हो गए, झगड़ा बढ़ गया। निरंकारी बाबे के गुंडों ने गोलियां चलाई और 10-12 सिख मारे। उस वक्त अगर सरकार, पंजाब गवर्नमेंट इस चीज को एफिशिएंटली कंट्रोल कर लेती तो बवाल और न बढ़ता। सरकार ने इसको सुलगने दिया, इस बीमारी को फैलने दिया। रिजल्ट ये निकला कि सिख आंदोलन पर उतारू हो गए। पूरे पंजाब लेवल पर एक आंदोलन चला और निरंकारियों के विरुद्ध आंदोलन चला। उसी का नतीजा फिर अकालियों ने शामिल कर लिया बीच में, क्योंकि उन दिनों अकाली वगैरह ही किया करते थे ये सारे आंदोलन। पंजाब के पानियों का मसला, पंजाबी भाषा का मसला और पता नहीं क्या क्या बीच में शामिल कर लिए। इसी दौरान ये आवाज उठानी शुरू कर दी कि जो गुरुद्वारा साहब है ना, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, वहां से हर रोज सवेरे और शाम कीर्तन का टेलीकास्ट किया जाए। मतलब आकाशवाणी जलंधर के द्वारा उसको रिले किया जाए। सरकार कहां मानने वाली थी ये मांगे, और इन मांगों का कोई मतलब ही नहीं। एक्चुअली पता क्या है, हम आमतौर पर वो काम करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इस बात को मैं यहां रोकता हूं। एक बार मैं और मेरी वाइफ, मेरे घर से कोई 50-60 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा साहब है, बाबा गुरुदत्ता जी का देहरा ऐसे बोलते हैं उसको। ऊंची पहाड़ी पर है, लगभग 200-250 सीढ़ियां चढ़नी, मैंने गिनी नहीं वैसे, 200-250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आदमी हांफ जाता है तब गुरुद्वारा साहब में पहुंचता है मत्था टेकने के वास्ते। उसके बारे में मशहूर है, तन तन बाबा गुरुदत्ता, जो वर मंगिया सो देता। तो मैं और मेरी वाइफ या कोई और थी मेरे साथ, लड़की वगैरह होगी कोई, गए मत्था टेकने। तो ऐसा मेरे हाथ में बैग था, ये ऐसा बैग, तो इसमें मेरे डॉक्यूमेंट पड़े रहते थे। ये मतलब 1995 की बात है, 1995 या 96 की बात है। ये प्योर प्लास्टिक का होता है, प्योर प्लास्टिक का बैग होता है। इसमें पैसे भी पड़े रहते हैं, छोटा पर्स भी पड़ा रहता है जिसको वैलेट बोलते हैं। वो मैंने ऐसे गले में लटकाया हुआ था। तो हम चलाएंगे, चढ़ के ऊपर पहुंच गए। जब गुरुद्वारा साहब के एन गेट पर पहुंचे ना, जूते खोले, हाथ धोए, पैर धोए, फिर आगे चले। तो वहां पर एक पहरेदार खड़ा था। वो कहने लगा, ओए सरदार इधर आ। बड़ा रौब से बोला, जैसे किसी अपराधी को पुलिस बुलाती हो। मैं कहा, हाँ जी बोलो। कहने लगा, ये अगर मत्था टेकना है तो ये बैग उतार, यहां रख दे, फिर जा। मैंने कहा, जी इसमें मेरा कीमती सामान है, मेरे पैसे हैं, मैं इसको क्यों उतारूं, और इसमें दोष क्या है। कहता ना, ये चमड़े का बैग है, चमड़े का बैग लेके तू अंदर नहीं जा सकता। मैंने कहा, ये जो तू अपने शरीर पर इतना चमड़ा लपेटे खड़ा हुआ है,
इसको भी उतार दे फिर। तो मेरी वाइफ ने ऐसे करके ना मुझे टहोका मारा और कहने लगी मैं यहाँ बैठती हूँ, आप मत्था टेके आइए, फिर आप चले जाना, मैं चली जाऊंगी, आप तो बैग बाहर रह जाएगा। प्लास्टिक का बैग मैं गुरुद्वारा साहब में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी निगाह में ये चमड़ा है, और चमड़ा लेके जाना, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग लेके जाना गुरु साहब की सम्मान में गुस्ताखी है। तो मैं चुप कर गया। मेरी वाइफ ने कहा चुप करो, ना बोलो। बाद में जब हम वापस आ रहे थे वो बोली कि दलील उनके साथ की जाती है जिनके पास दिमाग हो। ये जो भाई साहब ये नहीं पहचान सके कि ये बैग चमड़े का है या प्लास्टिक का है, उनके साथ आप दलील करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि दलील करने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग उनके पास है ही नहीं। बात मेरी समझ में आ गई। तो जिस तरह खाम खा का झगड़ा शुरू हो जाता अगर मैं उस बेवकूफ के साथ दलील करता कि ये चमड़ा नहीं प्लास्टिक है वगैरह, तो अगर अकाली उनके पास दिमाग होता तो वो उस वक्त की सरकार के साथ बैठ के बात करते तो ये शायद निपट जाती। अगर सरकार की नियत होती बात करने की तब भी निपट जाती, परंतु नहीं, वो चलता रहा, झगड़ा चलता रहा। रिजल्ट ये निकला कि 1984 का कांड हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लगभग 10-12 साल बाद, 77 10 87, हाँ 16 साल बाद, 16 साल तक सरकार वेट करती रही, झगड़ा बढ़े, अकाली वेट करते रहे, झगड़ा बढ़े। पंजाब के जो कट्टरपंथी लाले थे, पंजाब केसरी का मालिक वगैरह लाला जगत नारायण, वो इस आग को और हवा देते रहे कि झगड़ा बढ़े। 1984 आया, दंगे हुए, पूरा पंजाब जल गया। दंगों में फौज के हवाले कर दिया गया। हजारों की तादाद में नौजवान मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। और ये जो नौजवान मारे गए, चाहे वो जून 1984 में मारे गए हों या अक्टूबर 1984 में मारे गए हों, इन सभी का कातिल अगर कोई है तो वो सिस्टम है जिसने इस झगड़े को हवा दी थी। इसमें अकाली भी शामिल है। ऐसा मत सोचना कि अकालियों ने सिखों की कोई मदद की। इसमें लाला जगत नारायण जैसे कट्टरवादी हिंदू भी शामिल है। इसमें इंदिरा गांधी का सिस्टम भी शामिल है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है। और मारा कौन गया? गरीब किसान का बेटा, गांव में रहने वाला सीधा साधा नौजवान। अब दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल वाले कर रहे हैं, चाहे वो बीएचपी वाले कर रहे हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, चाहे कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार ठीक ढंग से काम करती तो 84 जैसा कांड ना होता, हजारों की तादाद में घर ना उजड़ जाते, लोग ना मारे जाते, जिंदा ना जलाए जाते। अगर सरकार अब वाली एक्शन में होती, सरकार के पास खुफिया विभाग क्यों होता है? खुफिया विभाग मैं मोटे तौर पर कह दूं 8-10 एजेंसियां हैं जो सरकार को पल पल की रिपोर्ट देती हैं। इवन कि मैं यहां पर बोल रहा हूं तो कोई ना कोई इस बात को नोट कर रहा है कि यह सरदार क्या बोल रहा है। पहुंच जाती है सरकार के पास बात, क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, हर एक गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ा जबरदस्त होता है। इसी करके तो सरकारें होती हैं, इसी करके तो इसको सरकारों को हुकूमत कहते हैं। तो अगर सरकारें काम कर रही होती, अगर सरकारों की नीयत साफ होती, अगर सरकारें चाहती कि दिल्ली में या यूपी में या महाराष्ट्र में या किसी और सूबे में, किसी और जगह में, राजस्थान में भी हुआ, किसी किस्म का दंगा ना हो,
तो वो कंट्रोल कर सकते थे, पर नहीं किया, क्योंकि शायद दंगा बढ़ाने में ही इनका फायदा है, पर आम जनता का कोई फायदा नहीं। तो ए भारत के लोगों, कम से कम आप ही अपनी अकल का प्रयोग कर लो, शांति से रहो, शांति से रहने दो। आज